कि इस दफ़ा बारिश ने पूरे मुल्क में एक हैवॉक क्रिएट किया है, ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी पंजाब में, दिल्ली के करीबी, और उसके अलावा कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन सब जगहों पर काफ़ी तबाही आई है। लोगों के इकोनॉमिक लाइवलीहुड मुतासर हुए हैं, घर मुतासर हुए हैं, एक बड़ी तादाद शेल्टर्स में रहने पर मजबूर है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जगह जगह नदियां ओवरफ्लो कर रही हैं, डैम्स मुतासर हो रहे हैं, रोड, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम समझते हैं कि ये भी एक बड़ा मसला है। इस मसले की भी जड़ को समझने की कोशिश करना चाहिए। हमने यहाँ पर यह बात लिखी है कि हमारे नज़दीक करप्शन जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मुसलसल, ये भी इस सारे मसले की एक अहम जड़ है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम बनाते हैं लेकिन करप्शन की वजह से उनकी क्वालिटी मेंटेन न रह पाती। रोड्स बनाते हैं, एक ही बारिश में वो तबाह हो जाती हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, वो मुतासर हो जाते हैं। तो एक बड़ा रीज़न करप्शन है। जब तक करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक इस तरह के मसाइल बराबर आते रहेंगे। तो इस हवाले से भी हमने यहाँ पे 4-5 सजेशंस नोट किए हैं। सबसे पहला सजेशन ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, सबसे ज़्यादा असर फार्मर्स पे, किसानों पे पड़ा है, उनके लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज डिक्लेयर किया जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के मसले को हल करने के लिए और ज़्यादा कोशिश की, और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हमारे मुल्क को भी इस हवाले से ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। कुछ मशवरे भी हमने यहाँ पे नोट किए हैं। जो लोग मुतासर हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने, उनको परमानेंट आसरा फराहम करने के लिए हुकूमत को स्कीमें डिक्लेयर करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर योजना है और मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, लाइवलीहुड सपोर्ट है, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इन सारी स्कीमों से इनको खुसूसी मदद फराहम करने की कोशिश की जानी चाहिए। और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के इससे सबक हासिल करना चाहिए। और इससे एक बार फिर मालूम हुआ है कि डिज़ास्टर के लिए हमारी जो तैयारी है वो नाकाफ़ी है। ये तो बहुत छोटा मसला है, बारिश का मसला, पानी का मसला, मानसून का मसला, ये तो प्रेडिक्टेबल है, मालूम है बारिश आने वाली है, ज़्यादा भी आ सकती है। अगर इसके लिए ऐसे छोटे छोटे मसले भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिजास्टर्स के लिए हम बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हैं। तो एक तरह से वार्निंग है, तो हमको इस वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए और हमारी जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसको भी बढ़ाने पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। 2020 दिल्ली राइट केस में, कॉन्स्पिरेसी केस के हाई कोर्ट के जजमेंट से मुताल्लिक आप जानते हैं एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम और उनके अलावा भी कई एक्टिविस्ट, वो 2020 से 5 सालों से मुसलसल UAPA के तहत जेलों में बंद हैं। उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है और अब हाई कोर्ट ने उनको बेल देने से भी इनकार किया है। तो हम समझते हैं कि ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है, बड़ा जालिमाना इक़दाम है। ये हमारी कोर्ट की मुताद्दिद रूलिंग्स मौजूद हैं कि बेल ये रूल है और जेल इज एक्सेप्शन है। जेल बिल्कुल नागुज़िर सूरत में होनी चाहिए और बेल दी जानी चाहिए। तो बगैर प्रॉपर ट्रायल के, बल्कि ट्रायल शुरू हुए बगैर 5-5 साल तक लोगों को जेलों में बंद रखना, जाहिर है कि ये कोई इंसाफ की, अदल की बात नहीं है, बहुत ही बड़ा जुल्म है। ये प्रोसेस खुद एक पनिशमेंट बन गया है। जाहिर है कि लीगल प्रोसेस है, अदालत में मुकदमा चलेगा और अगर कसूर साबित होता है तो सजा होगी, साबित नहीं होगा तो बरी होंगे। तो सजा कसूर साबित होने के बाद, जुर्म साबित होने के बाद सजा मिलनी चाहिए। कोई भी माकूल आदमी उससे इनकार नहीं करेगा, जिस पर भी जुर्म साबित हो उसको सजा दी जाए। लेकिन बगैर सबूत के, अदालत में साबित हुए बगैर, बल्कि प्रॉपर तरीके से ट्रायल शुरू किए बगैर इतने सालों तक जेलों में बंद रखना, ये जाहिर है कि दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क को, किसी ऐसे मुल्क को जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, उसको ज़ेब नहीं देता। तो हमारे नज़दीक ये बहुत ही नामुनासिब बात है। जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी इस हवाले से आदिलाना और मुनसिफाना तरीक़े इख्तियार करने चाहिए और अदालतों को भी जो उनके खुद बनाए हुए रूल्स हैं कि जेल इज़ एक्सेप्शन एंड बेल इज़ रूल,
तो इसको इन लेटर एंड स्प्रेड फॉलो करना चाहिए। यूएस के टैरिफ्स का हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर, खास तौर पर जो गरीब लोग हैं उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, हम समझते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ सूरत में जो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है उसमें 15 लाख से ज़्यादा वर्कर्स वो मुतासिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ से ज़्यादा के कारपेट्स स्टक हैं। तिरुपुर, जहाँ पे तमिलनाडु में कोयम्बटूर के करीब जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का बड़ा मरकज है, वहाँ बहुत सारी यूनिट्स बंद होने के करीब पहुँच चुकी हैं। तो ये सारे जो मसाइल हैं ये हमारी जीडीपी पर बहुत बुरा असर डालेंगे और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस मसले को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। कई सजेशंस हमने इस प्रेस नोट में लिखे हैं। हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए ये सजेशंस गवर्नमेंट तक पहुँचें। सबसे पहला हमारा सजेशन यही है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट यूएस के साथ, दीगर मुल्कों के साथ गवर्नमेंट का और ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ना चाहिए और इस टैरिफ को रिड्यूस करने की, रैशनलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको एक इमरजेंसी रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। मालूम हुआ है कि कैबिनेट तकरीबन 25,000 करोड़ के पैकेज पर गौर कर रही है। इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके इंटरेस्ट माफ़ किए जाने चाहिए, जीएसटी रिफंड किए जाने चाहिए, उनको लोन्स फराहम किए जाने चाहिए। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ जो बड़े पैमाने पे जॉब्स जा रही हैं तो उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फराहम करने की कोशिश होनी चाहिए। और उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, जो दूसरे मार्केट्स हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, मैक्सिको है, यूनाइटेड किंगडम है, इस तरह के तकरीबन 40 ममालिक हैं जहां पर जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनका अच्छा खासा मार्केट मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये मोर देन $590 बिलियन का मार्केट है और हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट ने अभी तक सिर्फ 6% इनको कवर किया है। मतलब अच्छा खासा स्कोप यहाँ पर बाकी है। तो इनकी तरफ डाइवर्सिफाई करने की हुकूमत को संजीदा कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे सजेशंस इसमें तफसील से दिए गए हैं। आप इन्हें पढ़िए भी, इनको मीडिया में भी कवर कीजिए और हुकूमत तक भी इन चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हमारी रहनुमाई की गई है। गरीबों का वेलफेयर सिर्फ बड़े व्यापारियों का, करोड़पतियों और अरबपतियों को सामने रखते हुए इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि गरीब लोगों को सामने रखते हुए पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद इसी में यकीन रखती है, इस्लाम की तालीम के हवाले से, और हम समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की भी यही रहनुमाई है। तो अगर हुकूमत इस पर सख्ती से अमल करे तो इन सब मसाइल पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। आप जानते हैं कि आसाम के कई डिस्ट्रिक्ट्स में, खासतौर पे गोलपाड़ा, कामरूप, दीमा हसाओ, इन सब जिलों में बंगाली बोलने वाले मुसलमान और ट्राइबल ग्रुप्स, उनको निशाना बनाकर उन पर तरह तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं। सिर्फ गोलपाड़ा में 1,700 से ज़्यादा फैमिलीज को फोर्सिबली, ताकत के जरिए हटाया गया है, डिस्प्लेस किया गया है। ये रिपोर्टें भी हैं कि इनमें से अक्सर के पास 1948 से सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वोटर लिस्ट में इनके नाम मौजूद हैं, इनके रेवेन्यू पेपर्स मौजूद हैं। ऐसे लोगों को भी, जो भारत के सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनको भी ज़बरदस्ती घरों से बेदखल किया जा रहा है बांग्लादेशी के नाम पर। वहाँ आशुदोबी में जिस तरह पुलिस का एक्शन हुआ और 19 साल के एक बच्चे को गोली मार के ख़त्म कर दिया गया, इसको भी हमने सख्त अल्फाज में कंडेम किया है। तो ये सारे एक्शंस हम समझते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। इसके नतीजे में कम्युनल टेंशन, लिंग्विस्टिक टेंशन, ये सब पैदा होने का इम्कान है। मामला सिर्फ अब आसाम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बड़े शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह
बंगाली स्पीकिंग लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो हमने इस हवाले से 4-5 मुतालबात लिखे हैं। सबसे पहले तो ये कि जब तक हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट नहीं करता और सबके क्लेम सेटल नहीं होते, उस वक्त तक एविक्शन ड्राइव को इमीडिएटली रोका जाए, हाल्ट किया जाए। जो पुलिस एक्शंस हुए हैं और ख़ास तौर पर जो सकवर अली की डेथ हुई है 19 साल पुलिस फायरिंग में, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जो फैमिलीज को डिस्प्लेस किया गया है उनको फौरी रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए और हर जगह माइनॉरिटी और ट्राइबल्स के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेटरी कैंपेन्स हैं और ख़ास तौर पर बड़े ऊंचे ओहदों पर बैठकर, चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बैठकर जिस तरह के प्रोवोकेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स इश्यू हो रहे हैं, इसको फौरी रोका जाना चाहिए।